नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 न्यू बुक जो है उसका प्रैक्टिस सेट संख्या 12 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी के विरोध में आरख में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया श्रीमती कुसुम देवी। आप लोग को पता होगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो श्रीमती कुसुम देवी। और ये फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था? तो वो किया गया था बटलर समिति का गठन 1927 में हुआ था और समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में पेश किया था। तो निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया? तो बटलर समिति का गठन 1927 में, और इसने अपना रिपोर्ट 1929 में सबमिट किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। टॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था व्यापक स्तर पर। इस व्यवस्था में कर्नल रीड और एलिफिंस्टन भी जुड़े हुए थे। यह ब्रिटिश के 51% भूभाग पर लगाया गया था, जो कि मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग में लागू किया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर, धन का बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ई। देखिए, जितने भी आपको किताब देखने को मिल रहे हैं ना, इन सब में इन्होंने इस किताब के माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। चाहे तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया हो, चाहे द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया हो, इन सारे ही किताबों में उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन किया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। देखिए, भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई। भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर एलन बेरो के काल पे नहीं, लॉर्ड लिटन के काल पे हुआ था। लॉर्ड लिटन के काल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ हुआ था। और इसके साथ राज हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया। बेलेजली ने नहीं, बल्कि डलहौजी ने किया। डलहौजी के ही शासनकाल में राज हड़प की नीति अपनाई गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे स्थायी बंदोबस्त, और बेलेजली के टाइम पे सहायक संधि। लॉर्ड बेलेजली के टाइम पे क्या हुआ? सहायक संधि। डलहौजी के टाइम पे राज हड़प नीति। लॉर्ड लिटन के टाइम पे राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो वो रहा था मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। उसके बाद नील विद्रोह, फिर पाबना विद्रोह। पाबना उप विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था। और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड जॉर्ज बार्लो।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने। विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो पंडित विष्णु शास्त्री ने। भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो वो थे J.A. हिक्की। J.A. हिक्की। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो J.A. हिक्की। अरुंडेल कमेटी 1906 में ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो वो की थी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करके। विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो थी बीना दास। कौन थी? बीना दास। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने। किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वो है पूना सार्वजनिक सभा। किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा। निम्नलिखित संस्थाओं में उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में। वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो 1876 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू। और एक सेकंड, ये एक्चुअली में मद्रास महाजन सभा का स्थापना किए थे इन लोग मिलके, और ये डेट था 1884। मैं यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया। एक्चुअली मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 और स्थापना करने वाले थे बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। बी राघवाचारी, फिर जी सुब्रमण्यम और फिर आनंद चार्लू, इन लोग ने मिलके 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा। चलिए फिर सर याद लीजिएगा, मैंने डेट बता दिया था। निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? तो वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन ई, उर्दू कवि फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फैज़ अहमद फैज़।
फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। निम्नलिखित में से काला क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917। फिर जालियांवाला बाग कांड आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922। देखिए, कोई कोई बुक में 4 फरवरी भी रहता है और कोई कोई बुक में 5 फरवरी भी रहता है। तो जो भी रहेगा आप ऑप्शन के हिसाब से देख के बना लीजिएगा। जो भी है 1922 है। तो देखिए, 1917 में हो गया चंपारण आंदोलन और 2 साल बाद हो गया जालियांवाला बाग आंदोलन और उसके 2 साल बाद हो गया मोपला विद्रोह और उसके 1 साल बाद होता है अपना चौरी चौरा घटना। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो वो की थी लाहौर अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिकता प्रस्ताव पेश किया। कब? तो 23 मार्च 1940 को। बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आप ही बताइए, क्या बने थे? बिल्कुल नहीं बने थे। बाल पाल लाल में ये तिलक नहीं बन पाए थे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है? तो वो है DNA। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो DNA। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तब वो था बंगाल। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? बंगाल। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की थी। ये बिल्कुल गलत है। होम रूल आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट ने 2 बार पटना आए। तिलक ने इस संबंध में बिहार की यात्रा नहीं की। तिलक तो बिहार में नहीं आए, लेकिन एनी बेसेंट बिहार में 2 बार आए। एक बार 18 अप्रैल को आए और एक बार 25 जुलाई 1918 को। 1918 में 18 अप्रैल को और 25 जुलाई को आए। पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में मजरूल हक के नेतृत्व में हुई। होम रूल लीग की स्थापना पटना में कब हुई? तो 16 दिसंबर 1916 को हुई। और फिर बिहार का चंपारण क्षेत्र इस लीग के प्रभावहीन क्षेत्र में था। माने चंपारण क्षेत्र में इस लीग का प्रभाव क्षेत्र नहीं था। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की। पटना में मजरूल हक ने और जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था? तब वो था मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं गुप्त संचार का संबंध निम्न में से किससे था? तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से। किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? तब वो प्रचलित किया था शाहजहां। किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? तो शाहजहां ने। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था
प्रारंभ किया था? तब वो प्रारंभ किया था शेरशाह ने। शेरशाह ने किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो शेरशाह ने। किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है? तब वो होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है? सी, क्योंकि सी रोपर चेनाब नदी के किनारे नहीं बल्कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? सतलज नदी। बाकी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, रोपर सतलज और दैमाबाद प्रवरा नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तब वो कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तब वो हुआ था 7वीं शताब्दी में। 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है, वो कहा जाता है उपसंपदा। 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 तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है उपसंपदा। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तब वो थी पन्न। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो वो थी पन्न। 36 नंबर। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की? तब वो की चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तब वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। और ये लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1194 के ईस्वी में। 1194 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ा गया था। देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, तो वो थे कणाद। कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद। कणाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो इत्सिंग ने की थी। इत्सिंग ने। चीनी बौद्ध यात्रियों का यात्रा विवरण चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की? तो इत्सिंग ने। क्रोमोजोम शब्द किसने दिया? तब वो दिया बाल्डियर ने। कौन दिया? बाल्डियर ने। क्रोमोजोम शब्द किसने दिया? तो बाल्डियर ने। 42 नंबर। आत्मनिर्भर भारत एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना। विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमिधारक देश हैं, तो वो हैं यूएसए, भारत, चीन, रूस। यूएसए, भारत, चीन, रूस। यूएसए, भारत, चीन, रूस विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमिधारक देश हैं। अमेरिका, फिर भारत, फिर चीन, फिर रूस। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 6 अप्रैल 1948 को। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। 46 नंबर। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में विधि नहीं है? तो ब्याज दर कम करना। निम्न में से
कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर कम करना ये विधि नहीं है। बाकी वस्तुओं की राशनिंग, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग पर नियंत्रण। वस्तुओं की राशनिंग, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग पर नियंत्रण, ये सारे के सारे मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि हैं। 47 नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनके निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं का उनके स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आंसर बी 2 4 1 3। सबसे पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना 1948 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का यानी IFCI का 1948 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI का 1964 में हुआ था स्थापना। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का 1987 में हुआ था। कब? 1987 में हुआ था। और सिडबी का 1990 में हुआ था। आप इसको देख के आप अरेंज कर लीजिएगा और आंसर बी आ जाएगा। 48 नंबर आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। निम्न में से GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के बाहर रखा गया है, तब वो किसको रखा गया है? तो ऑप्शन ई। देखिए, पेट्रोलियम, बिजली एवं मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को GST के बाहर से मुक्त किया गया है। किसको? बिजली, अल्कोहल और पेट्रोलियम उत्पाद को। बाकी रेडीमेड कपड़े को GST के अंदर रखा गया है। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तब वो प्रदर्शित करता है वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो वो है खुले बाजार की क्रिया। कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो खुले बाजार की क्रिया। बामन का क्वेश्चन देखिए, बामन का आंसर ए होगा। ए में क्या? अग्नाशय जो है ग्लूकागन हार्मोन सीक्रेट करता है। अग्नाशय क्या करता है? ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी थायराइड उत्तेजक हार्मोन है। पिट्यूटरी थायराइड उत्तेजक हार्मोन है। और अधिवृक्क कोर्टिसोल है। और अधिवृक्क कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करता है। और थायराइड कैल्सीटोनिन। थायराइड कौन सा हार्मोन? तो कैल्सीटोनिन निकालता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो वो है सेवाएं। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो सेवाएं। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। 55 नंबर वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो 28.65%। वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? 28.65%। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1968।
1968। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो 100वां। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो वो किया गया 100वां। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 18। ये जो कि इसमें 352 आर्टिकल से 360 आर्टिकल तक की चर्चा है 18 भाग में। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 5। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 62 का डी। इसमें तो अनुच्छेद 51 के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 50 यही वाला गलत है। कह रहा है अनुच्छेद 50 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये गलत है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, जबकि आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद जो है 51 में है। कह रहा है कि 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में, और आर्टिकल 50 में क्या है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक है। 39A में क्या है? तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि। और अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता क्या है? तो 44 में। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तब वो किया जाता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो वो सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है दोस्तों? तो 65 का आंसर ई हो जाएगा। देखिए, दाब बढ़ाने पर या घटाने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, माने नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ई। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका भी आंसर आप लोग को पता है, किस सी ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि एक व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, और इसमें जो 153 आर्टिकल कह रहा है यही आंसर हो गया। और 156 आर्टिकल बता रहा है कि राज्यपाल का पदावधि, राज्यपाल का पदावधि किसमें और कौन से आर्टिकल में? 156 में। और 157 के आर्टिकल में राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ, और 158 आर्टिकल में राज्यपाल पद के लिए शर्तें। राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 158 में है। और राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए? ये 157 में है। और 156 आर्टिकल में राज्यपाल का पदावधि के बारे में बात किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में कितने संसद सदस्य चुनकर आते हैं? तो इसका आंसर है 19। कितना? 19। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई है? तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई है? उत्तर प्रदेश में।
1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, सुचेता कृपलानी। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीवा रेड्डी ने, नीलम संजीव रेड्डी ने। निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीव रेड्डी। 70 नंबर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी नई टीम IPL 2022 की का हिस्सा होगी? तो इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, ई होगा। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं, अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें हैं। अब प्रतियोगिता में टोटल 10 टीमें खेलेगी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 46वां। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 46वां। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मंत्रालय। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 5 से 17 सितंबर तक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 5 से 17 सितंबर तक। निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर। निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन गलत है। इसके तहत श्रमिकों को 10 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। यही गलत है, क्योंकि 10 अंकों वाला नहीं बल्कि 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल में श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। तीसरा, श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया है। कौन सा टोल फ्री नंबर है? तो 144-144-34 है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई है। 77 हो गया। अब देखते हैं 77 क्वेश्चन नंबर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है 21.71%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 21.71%। वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तब वो रहा है 282.9 मिलियन टन।
वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 282.9 मिलियन टन। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया? तो वो था इसका आंसर ऑप्शन ई। देखिए, विभिन्न संगठनों ने कर्नाटक और केरल, ध्यान सुनिएगा, कर्नाटक और केरल में तुलु के राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया। ठीक है। अब तुलु कौन सा भाषा है? तो द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के दो तटीय जिला कर्नाटक के दो तटीय जिला दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। ठीक ना। तो केरल और कर्नाटक में तुलु भाषा। हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन देशों के द्वारा किया गया? तो आइसलैंड और जापान। हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन देशों द्वारा किया गया? तो आइसलैंड और जापान। भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया बाल्टिक सागर में। भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बाल्टिक सागर में। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को। सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है पुरी, उड़ीसा में। सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी, उड़ीसा। निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी? तो वो है लेह। निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी? तो लेह। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया? तो वो किया गया सी ऑप्शन, उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वन। एक बार फिर से देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र यहाँ होना चाहिए, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। उष्ण गणों, आप उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो वो बढ़ाया है 2025 तक। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2025 तक। रोपण फसलों पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो वो है कोच्चि। रोपण फसलों पर 24 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो कोच्चि। 88 नंबर। इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो पार्कर सोलर प्रोब। इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य को कोरोना से छुआ है? पार्कर सोलर प्रोब ने। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? तो रवि शास्त्री का। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? तो रवि शास्त्री का। 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो वो क्या नाम है?
कॉर्पोरेट नाम है। क्या नाम है? कॉर्पोरेट। 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो कॉर्पोरेट। अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो नैरोबी केन्या। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर कनक साहा। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? डॉक्टर कनक साहा। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो सफक बानो। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? सफक बानो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है पटना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है जितेंद्र कुमार। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा की गई है? तो गया। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा की गई? तो गया में। हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरों के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम के चट्टानों से संबंधित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टान से। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरों के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम के चट्टानों से संबंधित हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टान। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो बनिहाल दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग में गलत है? तो देखिए कौन सा युग में गलत है? तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ई ऑप्शन। देखिए कैसे। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और फिर उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुवाई है, कालसुवाई। और दक्षिणी सह्याद्री का कुदेरमुख, ये दोनों ही सही है। कालसुवाई का 1646 मीटर ऊंचा है और कुदेरमुख 1894 मीटर ऊंचा है, 1894 मीटर। और पूर्वी घाट का उच्चतम चोटी विशाखापत्तनम है। पूर्वी घाट का उच्चतम चोटी विशाखापत्तनम है। फिर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है, कौन करता है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसमें सब सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे नॉर्मन मायर्स। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता में है।
कहाँ है? कलकत्ता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो कलकत्ता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? एक एक देखिए, ये वन प्रबंधन है, ये वन सर्वेक्षण है। तो प्रबंधन पूछे तो भोपाल, और सर्वेक्षण पूछे तो देहरादून, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र पूछे तो बेंगलुरु। वन प्रबंधन पूछे तो भोपाल, सर्वेक्षण पूछे तो देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान पूछे तो बेंगलुरु, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र बोले तो कलकत्ता। निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो वो मिलता है अंडमान और निकोबार में। कहाँ मिलता है? अंडमान और निकोबार में। निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो अंडमान और निकोबार में। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो वो नहीं लगती है इथोपिया। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इथोपिया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है CWG के अंतर्गत आता है। CWG के अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ब्यास नदी पर। पोंग बांध परियोजना निम्न में किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो वो है ऊपर से तीसरा। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है ऊपर से तीसरा। पहला स्थान पे कर्नाटक है, और दूसरा स्थान पे उड़ीसा है, और तीसरा स्थान पे बिहार है। 111 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो वो है रूस। वो कहाँ है? रूस। सबसे अधिक विश्व का हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो रूस। और दूसरे स्थान पे बोत्सवाना है। पहला स्थान पे रूस के पास, दूसरा स्थान में बोत्सवाना। और अगर उत्पादन की दृष्टि से में देखें तो प्रथम स्थान रूस है, वहीं हीरे का संचित भंडार में दक्षिण अफ्रीका चौथा स्थान पे है। 112 निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय जलधारा है? आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि मोजाम्बिक और अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक और अगुलहास ये जलधारा हिंद महासागरीय है। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो बोल्बिया पठार पर। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो बोल्बिया पठार। परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अररिया में। कहाँ? अररिया में। परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो अररिया में। ऊपरी विंध्यान समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कैमूर और रोहतास। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रोहतास। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रोहतास। निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो 1911 से 1921। बिहार निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो 1911 से 1921। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है पेरू। कौन है? पेरू। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो पेरू। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया? तो विग्रह को। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया? तो विग्रह। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? तो वो है हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? हैदराबाद। निम्न में से कौन
कौन सी है? तो चाल अदिश राशि है। बाकी बल वेग विस्थापन ये सदिश राशि है। बल वेग विस्थापन सदिश राशि है। निम्न में वेग का विमेय सूत्र कौन सा है? तो m0 L t-1 m0 L 1 t-1। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत मोटर। बाकी माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ है भौतिक राशियाँ, दूसरी तरफ है इकाई। बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? तो वो होता है ससंजक बल। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? ससंजक बल। कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ताम्र। कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो ताम्र। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो वो करता है शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल में अगर हाइड्रोजन मिलाते हैं निकेल के प्रेजेंस में तो वनस्पति घी बन जाता है। 129 किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? तो वो इंगित करती है नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक के उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन ई। कौन से हैं? तो देखिए ताप दृढ़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। तो 130 में क्या आंसर हो जाएगा? ताप दृढ़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें सारे के सारे हो जाएंगे आंसर में, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 131 निम्न में कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरी और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इन सभी को लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। यानी पहला आवर्त दूसरा और तीसरा आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 100 कितना नंबर? 33 नंबर। निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो वो है 1-3-4। निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण, रासायनिक और ऊष्माक्षेपी। दहन क्या है? ऑक्सीकरण, रासायनिक और ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो एगैरिकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? एगैरिकस। बाकी एजिटोबैक्टर, एनालिना, राइजोबियम ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन से? एनालिना, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक किस रसायन
किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तब वो रखा जाता है 1 और 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तब वो होती है रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कोबाल्ट। कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत में एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है? तब वो होता है ऑप्शन ई। शरीर के कोशिका के कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होता है। कहाँ? यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होता है। क्या जमा होता है? तो ग्लूकोज जमा होता है। अब देखते हैं 139 का क्वेश्चन। 139 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, ये सही क्रम है। बाकी 140 देखिए, एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसका अन्य विशेषता सरीसृप जैसा होता है। तो आर्कियोपेट्रिक्स एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो कि पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषताएं सरीसृप जैसा होता है। आर्कियोपेट्रिक्स। तो एक से 40 क्वेश्चन नंबर तक खत्म हो गया। यहाँ से सारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस सब क्वेश्चंस को देख लीजिए और बना लीजिए। बनाने के बाद इसके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। दोस्तों, अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें। तो इस 150 क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े चलता हूँ यहीं पे, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि आपकी महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।